जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो हमेशा मुद्दे में रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और वो है हमारा टॉपिक राज्य का सर्वप्रमुख, जिसको माना जाता है जिसके हस्ताक्षर से सब कुछ काम होता है, यानी कि राज्यपाल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। राज्यपाल के जब चर्चा करेंगे तो उसके पहले एक बार जो राज्य सरकार की जो पूरा कार्यपालिका है उस पर एक बार ध्यान देते हैं, और उसके बाद उसको पूरा राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल का पदावधि, राज्यपाल का जो भी राज्यपाल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, महत्वपूर्ण जो उनसे रिलेटेड जो भी हम लोग को समझना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसके साथ ही साथ एक नागरिक, जागरूक नागरिक होने के लिए हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज कोई भी जो लोकतंत्र है उसका जैसे 3 पिलर माना जाता है। लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ जो माना जाता है, कौन कौन सा 4 स्तंभ माना जाता है? पहला हम लोग को कार्यपालिका या विधायिका, पहले कार्यपालिका कीजिए, कार्यपालिका, फिर विधायिका, और उसके बाद न्यायपालिका, और ये मीडिया हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रेस। तो ये 4 स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र के। तो इन 4 पहलुओं में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये केंद्र सरकार का अलग होता है, केंद्र स्तर पर एक होगा और एक राज्य स्तर पर। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, हम लोग राज्य स्तर पर चर्चा करेंगे। तो राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका है उसका पहले संरचना देखेंगे, और उसके बाद हम लोग राज्यपाल को देखते हुए आगे फिर चलेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट राज्यपाल रहेगा। तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एक जागरूक होना भी जरूरी है। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं उसको कार्यपालिका जो कार्य करते हैं, जैसे मंत्री लोग काम करते हैं, प्रशासक लोग काम करते हैं, राज्यपाल क्या काम करते हैं। तो कार्यपालिका कार्य क्या होगा। विधायिका में विधि बनता है, नियम बनता है। न्यायपालिका में जो कार्य करता है वो क्या विधि सम्मत है या विधि से अलग हट के है, जो न्याय करता है उसके बारे में। तो तीनों हम लोग समझ गए होंगे। तो जो राज्य में जो कार्यपालिका है, जो कार्य करेंगे, वो पहला नंबर होगा राज्यपाल। राज्यपाल, दूसरा कौन होंगे? राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तीसरा में जो आएगा हम लोग का वो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और चौथा जो आएगा हम लोग का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो ये हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे? राज्यपाल का। राज्यपाल का इसलिए भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये न्यूज में बना रहता है, और अभी ही राज्यपाल को फिर स्थानांतरण किया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी राज्यपाल में। अगर आप लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके होंगे तो राष्ट्रपति का जो काम केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर होता है, केंद्रीय स्तर पर, उस संसद स्तर पर, वही काम राज्य में राज्य विधानमंडल के स्तर पर होगा राज्यपाल की। जो राष्ट्रपति के पैरेलल ही हम लोग को राज्यपाल में देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ बिंदुओं पर थोड़ा भिन्नताएं हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे विषय को आगे बढ़ाते हुए, जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे आज का टॉपिक? राज्यपाल। राज्यपाल हो या जो भी राज्य की विधायिका कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है। किस में है? भाग 6 में है, भाग 6 में है। और आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। राज्यपाल के राज्य की जो कार्यपालिका है वो 153 से लेकर 167 भाग
6 में है। ये हम लोग का अभी इतना इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल मतलब देखिए किसी भी राज्य का एक्चुअली राज्यपाल क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो ये कर रहे संरक्षण कर रहे कौन, राष्ट्रपति। और केंद्र के अंतर्गत ये मान के चलिए केंद्र है, केंद्र यहाँ पे छोटे छोटे ये सब क्या है, राज्य है। और ये मेन है केंद्र, मान के चलिए यहाँ दिल्ली है। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है, यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य है उन लोग के लिए भी कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री है, यहाँ पीएम है, मेन जगह पीएम है ना, पीएम है, प्रेसिडेंट है। तो देखिए यहाँ सीएम है, सीएम क्या केंद्र के विरोध काम कर रहा है या केंद्र के साथ काम कर रहा है, या ये अपने आप को यहाँ से अलग देश बनाना चाह रहा है, या जो भी हो, मतलब राज्य में जो भी मतलब गतिविधि होती है उसका देख रेख कौन करते हैं, यहाँ पे गवर्नर। और गवर्नर देख रेख कर किसको भेजता है ये इन्फॉर्मेशन, केंद्रों को। केंद्र मतलब प्रेसिडेंट को भेजता है, और प्रेसिडेंट मतलब इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर। तो राज्य में कुछ भी गतिविधियां होती है, अगर राज्य नियम के अनुसार नहीं चल पा रहा है, केंद्र सरकार जो बोल रही है और राज्य सरकार उसको अनुसरण नहीं कर पा रही है, तो ये सब का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देगा गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, यही देंगे। तो यहाँ तक जैसे इसका मतलब ये है कि ये क्या है, केंद्र, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का कड़ी है। मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों के बीच कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र सरकार जो बोलती है राज्यपाल सुनते हैं, फिर उसको यहाँ ये देते हैं, बोलते हैं कराइए। राज्य सरकार जो काम करते हैं वो राज्यपाल तक जाता है, राज्यपाल फिर इसको केंद्र में भेजता है। तो इस तरीके से जो मीडिएटर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जो मीडिएटर है वो कौन है, हमारे राज्यपाल। तो इतना समझ में आ गया कि राज्यपाल का काम क्या। आगे इसमें और चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या काम है, ये मेन बेसिक चीज है। भाग 6 आर्टिकल्स 153 to 167। आगे चलते हैं फिर हम लोग 153। आर्टिकल 153 के तहत कहा जाता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होगा जिसका नाम राज्यपाल होगा, और हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये किस में है, 153 में। तो लिखना आप लोग समझ गए ना, राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल होगा। साथ ही एक राज्य में मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में होगा। मतलब मान के चलिए कोई राज्यपाल झारखंड में है, झारखंड के साथ उसका सौंपा गया कि बिहार वाला भी देखे, वेस्ट बंगाल वाला भी देखे। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और एक कौन से, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये हम लोग देख लिए हैं आर्टिकल 154 के तहत। 154 के तहत है कि राज्यपाल की, अच्छा 155 में है, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिनको कहेगा कि आप जाकर उनको मतलब नियुक्ति करना है। तो एक्चुअली अच्छा सॉरी, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर इसमें। हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि राज्य के कड़ी के रूप में काम करेंगे सांसद और राज्य सरकार के बीच। और इसके बाद क्या होगा, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में होगा, ये समझ में आ गया। अब इनकी अहर्ताएं देखते हैं, कुछ अहर्ताएं क्या क्या होती है। अहर्ताएं के बाद हम लोग इसको कार्यकाल थोड़ा इसका देख लेते हैं कि जब नियुक्ति हो गया तो इसका कार्यकाल क्या होगा। ऐसे तो इसका कार्यकाल मतलब 156 आर्टिकल
156 में, आर्टिकल 156 में किसके बारे में है? आर्टिकल 156 जो है राज्यपाल की कार्यकाल, मतलब कितने दिन तक अपने पद में बने रहेंगे। कार्यकाल का मतलब वही हो रहा है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है, जैसे कि अगर मान के आप चले, आप पूजा कर रहे हैं, पूजा किए हैं और पूजा क्यों प्रसाद आपके पास है, ये आप पर डिसाइड करते हैं कि आप किस किस को प्रसाद देंगे। समझ रहे हैं? मतलब अपने भावना, अपना जो है, अपना अधिकार है कि आप किसको प्रसाद देंगे, किसको प्रसाद नहीं देंगे। तो उसी प्रसाद से इसको कनेक्ट कीजिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जितने दिन चाहेगा कि राज्य में राज्यपाल बने रहो, उतने दिन ही बना रहेगा। अगर बोलेगा, मान के चलिए कोई राज्यपाल है झारखंड में और बोलेगा इनका ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं राज्यपाल, तो क्या करेगा? उसको हटा दिया जाएगा या फिर उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा इनका कार्यकाल? राष्ट्रपति पर। लेकिन अंडरलाइन, सामान्यतः इनका कालखंड 5 वर्ष का ही होता है। मतलब ऐसे सामान्यतः 5 वर्ष ही है, लेकिन मतलब एक फिर भी एक होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरा प्रसाद पर्यंत है तो मैं पूरा एकदम एक दिन बना दिया दूसरे दिन में हटा दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें भी नियम है। तो ऐसे प्रसाद पर्यंत है, और लेकिन उसका सामान्य रूप से कितना, 5 साल तक ही रह सकते हैं सामान्य रूप से। लेकिन जैसे 5 साल कंप्लीट होगा तो दोबारा लड़ सकता है, दोबारा राज्यपाल बन सकते हैं। सॉरी, लड़ना नहीं, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं होता है, दोबारा इसको बनाया जा सकता है। और अगर इसको 5 साल से पहले या तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं क्योंकि प्रसाद पर्यंत है, या फिर खुद ही राष्ट्रपति को अपना लिखित देगा कि मुझे राज्यपाल नहीं चाहिए, मैं अपना जा रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं। लिखित देना होगा, ऐसे मुंह में बोलने से नहीं होगा इसका मतलब। तो कार्यकाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, 5 साल जैसे खत्म होगा उसके बाद पुनर्नियुक्ति भी है। पुनर्नियुक्ति का मतलब है कि अगर एक बार कोई एक बार राज्यपाल बन चुका है तो उसका 5 साल हो चुका है, फिर उनको सरकार को लगा कि ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं ये राज्यपाल, तो उसको फिर दोबारा पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं राज्यपाल में। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो आदमी 5 साल का जो उनका कार्यकाल खत्म करते हैं उसके बाद दोबारा नियुक्ति नहीं होगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि ये 2 बार पुनर्नियुक्ति होगा संविधान के अनुसार। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया कालखंड। अब थोड़ा इसमें कार्यकाल अगर देखते हैं तो इसके बाद हम लोग थोड़ा शपथ दिलवा दें क्या? नहीं, शपथ दिलवाने से पहले एक बार ये भी तो होना चाहिए कि आखिर राज्यपाल बनता कौन है। मन में तो ये भी सवाल है ना। जब मैं बचपन में मतलब जब बच्चे था, मुझे पता नहीं था कि राज्यपाल कैसे बनता है, तो मैंने भैया से पूछा था कि भैया राज्यपाल बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। उस टाइम ना तो भैया को पता था, लेकिन अब क्योंकि उस टाइम हम लोग जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ शिक्षा की मात्रा या जागरूकता बहुत कम है। तो इसलिए आप लोग को ये, अपने समाज को ये हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हम लोग का जिस शासन व्यवस्था में चल रहे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, तो वो सब समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल कौन बन सकता है। हो सके आप भी कल बन जाए, कल के दिन में बनना चाहिए ना। तो इसके लिए आहर्ताएँ कुछ होती है कि ये अगर आपके आहर्ताएँ आपके पास है तो आप भी बन सकते हैं राज्यपाल। आहर्ता नंबर 1 होंगे इसमें, आर्टिकल 157 में है। 157 में है कि आप, ये आपके पास और ये पूरे इंडियन को है कि आप जन्म से मतलब एक नागरिक, भारत का नागरिक हो, तो आप तो बच्चा मतलब पैदा होते ही भारत का नागरिक का टैग तो मिल ही जाता है हम लोग को। तो वो तो सबको फुलफिल कर रहे हैं, मतलब एक नागरिक, भारत का नागरिक, मतलब आप भी बन सकते हैं, ये क्राइटेरिया आप पर भी फुलफिल हो गया। दूसरा है कि आयु 35 वर्ष पूरी की हो। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाला नहीं है, या हो गया किसी का 35 वर्ष, इतना भी कोई बड़े नहीं है जहाँ तक लग रहा है। तो 35 वर्ष होना ज़रूरी है किसके लिए? राज्यपाल बनने के लिए। तो हम लोग इसमें तो है, लेकिन अभी ये नहीं है।
किसी को बनने का इरादा है क्या? अरे अभी नौकरी कर लीजिए, सर्विस कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे आप देखते हैं आर्टिकल 158 के तहत 158 के तहत ये कहा गया कि राज्यपाल को किसी पद पर नहीं होना चाहिए। किसी पद मतलब जो सरकारी नौकरी है, पद उसी को कहा जाता है। जो नेता है वो लोग का कोई लाभ का पद नहीं कहा जाता। लाभ का पद वही है जो जॉब में है, कहीं प्राइवेट में, कहीं पे सीईओ है, कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर में है। ये सब क्या, ये लाभ का पद है। जैसे कि लाभ के पद में अभी हेमंत सोरेन का आया था ना, मुख्यमंत्री हम लोग का, कि वो लीज लिए हैं, तो ये क्या है, ये लाभ का पद है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ये मतलब जो सांसद या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई एमएलए है या फिर कोई एमपी है तो वो नहीं बन सकता है राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो अगर वो बन रहा है तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगे एज ए राज्यपाल, तो उस दिन उसको फिर ये विधान परिषद या संसद जो है उसका मेंबरशिप को उसको रेजिग्नेशन मतलब त्यागना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो राज्यपाल का शपथ ले सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हटते हैं। अगर जब फुलफिल हो गया तो इसको शपथ कौन दिलाता है, वो भी एक हम लोग के लिए ज़रूरी है समझना। तो शपथ दिलाने का मतलब है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देते हैं। तो क्या राष्ट्रपति, आपको लग रहा है कि दिल्ली से राज्यपाल हर स्टेट के वहाँ जाएंगे राजधानी में हर बार जितने बार चेंज होगा? मान के चले अभी जो चेंज हो गया तो वो सबको जो शपथ दिलाएंगे तो कैसे? राज्यपाल अभी जैसे 12 राज्यपाल को अभी मतलब अलग अलग राज्यों में हस्तांतरित कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि राष्ट्रपति हर राज्य में जाकर हर एक को शपथ ग्रहण कराए। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए हम लोग को। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति तो शपथ नहीं दिला सकते हैं, तो कौन दिलाएंगे? जो राज्य में जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। कनेक्ट हो रहा है ना? तो शपथ की बात करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? आर्टिकल 159 के तहत है। आर्टिकल 159 के तहत जो शपथ दिलाएंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तहत क्या होता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तहत मतलब शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल की। तो इतना दूर समझ में आ गया हम लोग को। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसको जो शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। किसके? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इतना अगर हम लोग को समझ में आ गया तो लगभग इनका जो भी मतलब संवैधानिक प्रावधान है वो हम लोग एक बार देख लिए। अब इसके इसके कार्य को हम लोग देखेंगे कि इनका क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो इनकी शक्तियों को हम लोग एक बार देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए देखना जरूरी है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनकी शक्तियाँ क्या क्या है सब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। कोई जल्दीबाजी नहीं है, और अभी तो शायद जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो इसलिए अभी और अच्छा से पढ़ाई कीजिए सब कोई। कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ। उसके बाद कौन सा है? कार्यकारी शक्तियों के बाद हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्ति के बाद अगर हम लोग देखें वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों के बाद अगर कुछ और देखा जाए तो हम लोग को न्यायिक शक्तियाँ होगा। न्यायिक शक्तियाँ, और उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो हम लोग को होगा विवेकाधीन शक्ति। जब कहीं पे कुछ लिखा नहीं है मतलब वो राज्यपाल के विवेक, राज्यपाल के दिमाग में क्या है, दिमाग के असर पर वो विवेकाधीन शक्ति करेंगे। तो इतना जो काम है
जो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय और न्यायपालिका विवेकाधीन की ये जो शक्तियाँ हैं, ये इनकी कालखंड, ये कार्य है। ये तो पीटी में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ मेंस में भी ये पूछा जाता है कि राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का विवरण दें या इनका व्याख्या करें। मतलब मेंस के लिए भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राज्य के प्रमुख है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, राज्य के संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो कार्यकाली में जितने भी कार्य, राज्य के जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम पर होता है। मतलब राज्य में जो भी काम होगा, जो भी योजना वगैरह जो भी काम होता है, उसका सिग्नेचर किस में होगा, किसके नाम पर होगा, वो राज्यपाल के नाम पर होता है। ठीक। कार्यकारी की बात करते हैं तो इन्होंने कार्यकाल में क्या होगा, जैसे मुख्यमंत्री को नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, नियुक्त करते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करना, तो मतलब सीएम और सीएम के मिनिस्ट्री को आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद जो राज्य में जो बड़े बड़े, जो राज्य का जो बड़े बड़े संस्था है, उसके लिए जो सदस्य और उसके जो चेयरपर्सन है, उसका भी ये करना है, उसको भी नियुक्त करना है। तो ये किस में आएगा, रुकिए थोड़ा ठंड लग रहा है। तो ये सब राज्यपाल के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर कोऑपरेट। तो इतना हम लोग देख लिए हैं। अब इनकी जो इसे कि राज्य निर्वाचन आयोग हुआ, राज्य वित्त आयोग हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब झारखंड की बात करें तो जेपीएससी के जो चेयरमैन है और जो चेयरमैन है और उनके सदस्य मेंबर्स सब है। तो ये सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। तो उसको हम लोग देखते हैं। सीएम को नियुक्ति यही करते हैं कौन, राज्यपाल। तो इसमें जेपीएससी, चूँकि हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जेपीएससी होगा। और कोई भी जो भी राज्य लोक सेवा होगा, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति, उसके साथ कौन, कहाँ पे, राज्य वित्त आयोग, इसके चेयरपर्सन का नियुक्ति राज्य वित्त आयोग के बाद राज्य चुनाव आयोग हुआ, राज्य वित्त आयोग हुआ, राज्य चुनाव आयोग हुआ। उसके बाद राज्यों में जो विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी के लिए जो, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए कुलपति, वाइस चांसलर, कुलपति की नियुक्ति, ये सब कौन कराते हैं, ये सब कराते हैं सब राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। लेकिन अंडरलाइन, ये सब की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल। लेकिन जो जेपीएससी, मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब राज्य लोक सेवा जो आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति तो कौन कर रहे हैं, राज्यपाल। लेकिन वो लोग हटाएगा कौन, मतलब हटाने की शक्ति किसके पास है, हटाने की पावर जो है, हटाने की शक्ति ही ठीक है। तो इसको मिटा देना ना। इतना समझ में आ गया कि राज्य लोक सेवा, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्यों में जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपतियों की जो चुनाव नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो बाकी को भी हटाने का काम राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, और बाकी को हटाने का काम भी राज्यपाल ही करेंगे। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम, हटाने की जो शक्ति है,
हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब है ये ओनली, याद रखना, ये ओनली राज्य लोक सेवा आयोग, ओनली केवल राज्य लोक सेवा आयोग का ही जो अध्यक्ष या सदस्य है उसको हटाने के लिए, वो हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बाकी जितना भी राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, कुलपतियों के हटाना, ये सब कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग कार्यकाली वाला देख लिया ना। अब विधायिकी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे आप? विधायी वाला। विधायी शक्ति मतलब जो भी नियम कानून बन रहा है और राष्ट्रपति के सहमति से ही बनता है। जैसे अभी खतियान की बात चल रही है ना, कि खतियान को मंत्रिपरिषद मतलब हेमंत सरकार ने उसको पारित कर दिया था, पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। ठीक, अब राष्ट्रपति उस पर राज्यपाल को भेज दिया था, और राज्यपाल के पास ये था कि उस बिल को दोबारा भेज दिया जाए मंत्रिपरिषद के पास, अपने पास रखे, या फिर वो नकार दे, मतलब ये नहीं रहेगा, मतलब ये अस्वीकार कर दे, या फिर ये कर सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के लिए करना है, राष्ट्रपति को भेजना है। चूँकि मीडिएटर कौन है? राज्यपाल। और हम लोग संविधान में पढ़े हैं, आर्टिकल 16 में है कि स्थानीय निवासी के आधार पर जो भी आरक्षण देने की बात होती है सरकारी सुविधाओं में, वो काम कौन करेंगे? संसद। तो चूंकि खतियान को फिर उसको नियोजन नीति से कनेक्ट करना था, स्थानीय नीति से, तो ये काम कौन करेंगे? संसद। तो संसद करेंगे तो कौन? जो राज्यपाल आएगा, राज्यपाल फिर उसको कहाँ भेजेगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास तो भेजे नहीं, अपने से दोबारा उन्होंने मंत्रिपरिषद को फिर रिटर्न कर दिया। अभी जैसे बोला जाता है ना कि अभी मंत्रिपरिषद मतलब अभी हेमंत सरकार के पास ये है कि उस पर चर्चा करें कि कहाँ कहाँ इसमें गलत है, इसको कैसे सुधार करके फिर दोबारा भेजा जाए, या फिर उसको फिर मतलब बंद कर दे, ये वाला नीति बंद कर दे। तो कुछ इसी टाइप से जो डिसीजन लेगा, कौन सा नियम, कौन सा मतलब जो सरकार जो नियम बना रही है वो क्या कानून बनेगा या कानून नहीं बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? हम लोग का राज्यपाल। तो ये सब इस विधायी शक्ति के तहत ही आता है। तो विधायी शक्ति में आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या काम है। हाँ, विधायी शक्ति में इसका जो एक काम है कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना। हालांकि अभी ये नहीं है, हालांकि अगले बार से जब चुनाव होगा तो फिर ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये संविधान के तहत इसको हटा दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब सब इंडियन बन चुके हैं। तो आगे चलते, फिर ये वाला पॉइंट हटा देते हैं। दूसरा, इनका जो विधायी संबंध में अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर कहीं पे अगर विधान मतलब जो कार्यपालिका अगर द्विसदनीय है, विधानमंडल अगर द्विसदनीय है, विधानमंडल अगर द्विसदनीय है, मतलब एक विधानसभा और एक विधान परिषद अगर दो है, ये विधानसभा जो कौन है? ये एमएलए वाले हैं, जैसे हेमंत सोरेन हुआ, जोबा मांझी हुए, अंबिका प्रसाद, क्या है, अरे पता नहीं, जो यूथ कम एज वाली जो है एमएलए, तो सरयू राय, तो ये सब क्या है? एमएलए है। अब विधान परिषद चूँकि झारखंड में है नहीं, तो मैं कुछ एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन विधान परिषद झारखंड में नहीं है, लेकिन दूसरे जैसे बिहार में है। बिहार में जो हम लोग का नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार वहाँ की जो सीएम है, वो विधान परिषद से चुन के आए हैं। और ये हम लोग का ये मतलब ये चुनाव होता है जनता के द्वारा, तो ये भी जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। तो जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय होगा, द्विसदनीय क्योंकि झारखंड का क्या है? एकल सदनीय है। झारखंड में एकल सदनीय है। एकल सदनीय का मतलब है सिर्फ और सिर्फ यही है, विधानसभा ही है, विधान परिषद झारखंड में नहीं है। तो जैसे कि बिहार में विधान परिषद है,
तो वहाँ पे जितने मेंबर होगा उस मेंबर का 1/6, जितने विधान परिषद मेंबर होगा उसका 1/6 राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल नियुक्ति करते कितना 1/6 को, किसी भी राज्य के जिस राज्य में विधान परिषद है। कमेंट करके आप लोग ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। एक तो मैंने बिहार बता ही दिया, और कितने हैं उसको बताना है कमेंट में। तो विधायी में इतना हम लोग देख लिए हैं। आगे और भी जैसे कि विधायक में जैसे कुछ संविधान जैसे हम लोग पारित करते हैं, मतलब जो मंत्रिपरिषद ने बनाया है, जैसे कि एक खतियान को बनाया था। एक धन विधेयक होता है और एक होता है सामान्य विधेयक। विधेयक कितने तरह के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार का होगा, एक सामान्य और एक होगा धन विधेयक। धन विधेयक में धन से संबंधित होगा, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को कम करना, ये सब किसमें होगा? धन विधेयक। और सामान्य जो धन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक होगा उसको हम लोग सामान्य विधेयक कहते हैं। तो इसके तहत जो हम लोग सामान्य विधेयक है, इसका राज्यपाल की क्या क्या भूमिका है वो एक बार देखेंगे, और एक बार धन विधेयक के प्रति राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं, दोनों के बारे में एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य विधेयक में इनके 4 ऑप्शन रहता है। एक कि जो विधेयक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मंत्रिपरिषद की आज बोलता है ना, आज कैबिनेट की बैठकें हैं, आज मंत्रिपरिषद की बैठकें हैं, तो वहाँ पे कुछ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट करने के बाद वहाँ के लोगों मतलब वोटिंग से उसको पारित कर दिया जाता है। कि जब उसमें पारित हो जाता है तो जब ड्राफ्ट जो पारित हो जाएगा तो विधेयक बन जाएगा। क्या बनेगा? विधेयक। अब उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल जब विधेयक में सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर कानून बनता है। मतलब पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट के बाद वो बिल में आएगा, और बिल के बाद फिर एक्ट होगा, और एक्ट हुआ तो इसी का तो वैल्यू है, नियम कानून तो यही है एक्ट। तो सामान्य में जब इस स्तर पर आएगा तो बिल के लिए क्या करना है, मतलब अभी जो बिल बनेगा, बिल के पास ये किसके पास जाएगा? यहाँ से यहाँ आने के लिए, इसको थोड़ा इधर दिखाते हैं, बिल से एक्ट की सफ़र के लिए बीच में राज्यपाल क्या कर रहा है वो जरूरी है। राज्यपाल अगर यस कर दिया तो एक्ट बना, राज्यपाल अगर नो कर दिया तो ये एक्ट नहीं बन पाएगा। तो मतलब बिल से एक्ट की जो मतलब विधेयक से अधिनियम बनाने के लिए कौन इसकी भागीदारी या किसकी भूमिका है? राज्यपाल की। आगे चलते हैं, मतलब इतना समझ में आ गया। तो ये सब क्या, ये बिल है। अब बिल जो बनेगा, सामान्य विधेयक बनेगा, धन विधेयक बनेगा, इसको एक्ट बनाने के लिए फिर राज्यपाल की सहमति होना जरूरी है। तो उस संदर्भ में अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका है कि राज्यपाल आते उसको बोलेगा हाँ चलो ठीक है, बोलेगा नहीं ठीक नहीं है, अब बोलेगा इसको दोबारा मतलब भेज देगा मंत्रिपरिषद के वहाँ सीएम के पास कि और एक बार चर्चा कर लो, थोड़ा जल्दीबाजी हो रही, कुछ इस टाइप से बोलेगा। तो बोलेगा ठीक है कर लेते हैं। जब ये एक्सेप्ट करता है फिर उसमें कुछ चर्चा कर भी सकता है और चर्चा नहीं भी कर सकता है। तो फिर दोबारा वो भेजता है, तो उसके बाद उसको सही देना जरूरी है, अनिवार्य है, बाध्यता है। अगर मंत्रिपरिषद के और विधेयक जाता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने उसको दोबारा मंत्रिपरिषद को भेजता है कि इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए, कहीं मुझे आशंका है कहीं जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम उठ रहा है। तो उन्होंने बोला फिर सीएम देखेगा कि हाँ ठीक है देखते हैं, अगर नहीं होगा, कुछ संशोधन नहीं किया या फिर कुछ संशोधन करके फिर भेज देते हैं, तो राज्यपाल को अभी ये बाध्य है कि उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हम लोग का सामान्य विधेयक में है इतना केस। और एक चौथा पॉइंट है कि वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देगा कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं राष्ट्रपति को भेजता हूँ। राज्यपाल ये भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल के पास 4 शक्ति है सामान्य विधेयक पर। धन विधेयक पर ये कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, जनरली स्वीकार कर देता है, नहीं तो स्वीकार नहीं कर सकता, अपने पास रख सकता है कि देखते हैं आगे क्या होगा नहीं होगा। और अगर वित्तीय विधेयक और मतलब इससे संबंधित है कि अगर लगता है कि ये
राष्ट्रपति को भेज सकते हैं तो राष्ट्रपति को भी ये भेज सकते हैं। तो इतना सारा प्रावधान है इस विधेयक के, मतलब इस अंग में। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी में इसको वीटो भी कहा जाता है। तो वीटो हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वीटो पावर क्या है, राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, उसके लिए एक बार अलग से हम लोग देख लेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये विधायी काम हो गया। अब वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य क्या होगा? जो धन विधेयक से संबंधित है उसको स्वीकार करना। मतलब जैसे कि जो धन विधेयक लाया जाएगा, अभी जस्ट चर्चा किया था ना, तो धन विधेयक जो लाएंगे वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के साथ ही लाया जाता है। मतलब राज्यपाल की राज्यपाल बोलेगा कि जो मंत्री लोग बोलेंगे कि हमें थोड़ा धन विधेयक थोड़ा जनरेट करना है, थोड़ा टैक्स बढ़ाना है, तो उसके लिए पहले बात करेंगे राज्यपाल से। तो राज्यपाल बोलेगा हाँ बढ़ा दो। तो फिर राज्यपाल जैसे बोलेगा मतलब बढ़ा देना है, तब जाके फिर वो बिल लाया जाता है। और चूँकि राज्यपाल पहले ही बोल देता है कि हाँ बढ़ा सकते हैं, तो फिर मतलब वो माना तो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि पहले वो हाँ कर चुका है। तो यही है कि मतलब राज्यपाल धन विधेयक जो लाया जाता है उसको पहले वो पूर्व अनुमति देता है, तभी वो धन विधेयक लाया जाता है। इसका मतलब यही है कि धन विधेयक लाने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दूसरा है कि राज्य सरकार को इमरजेंसी आकस्मिक पैसा चाहिए किसी में, मान के चलिए बाढ़ सूखा कुछ आ गया अचानक, तो अभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आकस्मिक पैसा कहाँ से लाया जाएगा? राज्यपाल के फंड है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि राज्यपाल का फंड है, वहाँ से पैसा फिर मिल जाएगा। तो इस टाइप से वित्तीय शक्ति भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब न्यायिक शक्ति की बात करते हैं हम लोग। न्यायिक शक्ति में है कि न्यायिक शक्ति में है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राजसूची के विषयों पर क्षमादान शक्ति है। अच्छा, जो राजसूची जो है, जो 7वीं अनुसूची में राजसूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, तो राजसूची के जो विषय है उस पर किसी को दंड लगा है तो उसको क्षमादान करने की शक्ति किनके पास है? राज्यपाल के पास। क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन यहाँ क्षमादान का जो कैपेसिटी है, जो पावर है राज्यपाल की, राष्ट्रपति की तुलना में कम है। कैसे कम है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं पहले। तो यहाँ इनके पास जो क्षमादान की जो शक्ति है, इसमें जो दंड है, दंड की प्रवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दंड की जो समय अवधि है कम कर सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं एक। दूसरा है कि जो दंड की जो प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन। इसका मतलब है कि कम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 4 साल का है तो उसको ये 3 साल में कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकते। जैसे कि राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमादान करता है, उसका मतलब है कि वो पूरी तरह से क्षमा कर सकता है कि चलो आज से ये किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं किया है, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं की है। ये राष्ट्रपति के पास ही पावर है। लेकिन राज्यपाल के पास सिर्फ और सिर्फ उसका समय कम कर सकता है। अगर 4 साल का सजा है तो उसको 3 साल कर सकते हैं। अगर किसी को मृत्युदंड हुआ है तो इसको क्षमादान नहीं कर सकता है, क्षमादान नहीं दे सकते हैं। कौन? राज्यपाल नहीं दे सकते हैं। लेकिन मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो मृत्युदंड है, उसकी जो प्रकृति है, उसको चेंज कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोग को। अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई तो इसको राज्यपाल ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि इसको आजीवन कारावास कर दे, उससे कम वो नहीं कर सकते हैं।
तो न्यायिक में हम लोग न्यायिक के बारे में और एक चीज़ देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब हम लोग को समझना ज़रूरी है। मेरे अनुसार तो संविधान हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई तैयारी करे या ना करे, क्योंकि यही तो हम लोग को पावर है, यही तो हम लोग की शक्ति है। तो अब न्यायिक में और एक पहलू को हम लोग देखते हैं कि इसमें जो जिला न्यायालय है या जिला न्यायालय के नीचे वाले जो न्यायालय अदालत है उसके जो जजों का नियुक्ति करना या फिर उसको मतलब स्थानांतरण करना, तब्दील मतलब कहीं और जाके भेजना, कहीं एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेजना, ये सब काम कौन करते हैं? ये सब काम राज्यपाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके संबंध में, क्या लिखा गया है इसके बारे में देखते हैं। कुछ नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा हाँ, जिला न्यायाधीशों की जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति मतलब प्रमोशन, ये काम कौन करेंगे? राज्यपाल। लेकिन ये जो काम करेंगे इसके लिए सलाह किससे लेंगे? सलाह लेना ज़रूरी है। किससे? हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट से सलाह लेने के बाद ही राज्यपाल किसी ज़िले के न्यायाधीशों को नियुक्ति कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं और पदोन्नति कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो ये सब काम किनका है? राज्यपाल का काम है। तो हम लोग न्यायिक काम को भी एक बार देख लिए हैं। अब चलेगा विवेकाधीन शक्ति, कि उसका अपने विवेक की शक्ति कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि एक रबर सिस्टम के पार्ट बन गया है। तो इसको एक बार हम लोग चर्चा करते हैं और ये बहुत अच्छे समझना है आप सभी को, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा। तो विवेकाधीन शक्ति किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति देखिए, ऐसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री मतलब सीएम के परिषद में जो निर्णय लिएगा वो राज्य सरकार को मानना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। लेकिन कभी कभी जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के पास भी अपनी शक्ति रहती है। जैसे कि जो मान के चलिए कि झारखंड में कौन कौन सा है, अभी भाजपा है, जेएमएम है और कांग्रेस, तीनों का बहुमत नहीं आया। तब तीनों का बहुमत नहीं आया तो सरकार कौन बनाएगा? क्योंकि सरकार तो होना ज़रूरी है, तभी तो राज्य चलेगा, तभी तो उनको सलाह देंगे कि राज्यपाल ये काम करना है। तो ये कौन देगा? और उसके लिए बहुमत होना ज़रूरी है और बहुमत है नहीं। तो अब राज्यपाल का ये दिमाग करेगा कि इनमें से चलो, अगर राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको सरकार बनाया जाए। वो भाजपा को भी दे सकते हैं, जेएमएम को भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकता है। तो मतलब है कि जब बहुमत नहीं रहेगा उस परिस्थितियों में जो शक्ति है राज्यपाल की, वो उनकी विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसको सरकार बनाने की न्योता देंगे, और जिसको भी देंगे उसको फिर प्रूफ करना होगा कि हाँ हमारे पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस प्रस्ताव लाना पड़ेगा फिर। तो इसका मतलब है कि विवेकाधीन शक्ति कब होगा? जब बहुमत की अभाव में। दूसरा विवेकाधीन शक्ति और कहाँ पे मिलेगा कि जो बिल आएगा, बिल को विधेयक देना है, मतलब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो भी एक मतलब उसके सिग्नेचर से ही तो एक्ट बनता है ना। तो उस टाइम या फिर जो राष्ट्रपति को कौन से बिल राष्ट्रपति के लिए बचा के रखना है, तो जो बिल राष्ट्रपति को स्थानांतरित के लिए जो रिजर्व रखा जाता है, मतलब रिजर्व रखा जाएगा, अपने पास रखेंगे। उसके बाद क्षमादान की शक्ति
उसके बाद अगर देखिए ऐसा लगे कि राज्यपाल को कि हेमंत सरकार या कोई भी जो भी सरकार हो वो सही से चला नहीं पा रही है, सरकार सही से चल नहीं रहा है, दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहे हैं, पूरा कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया, तो इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल। कि राज्य में संवैधानिक विफलता हो रही है तो इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। तो इसके लिए भी मतलब ये जो लिखित देंगे या फिर जो मतलब ये राष्ट्रपति को ये करेंगे उसके लिए ये है। तो एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है? अपेक्षित बहुमत, संवैधानिक संवैधानिक विफलता को किस पर? केंद्र सरकार तक पहुंचाना, राष्ट्रपति को बताना। और एक चीज़ अगर देखा जाए इसमें तो जो विघटन करना है, विघटन, जैसे कि मान के चलिए कि सरकार बहुमत नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो अब बहुमत नहीं है तो सरकार राज्यपाल क्या कर सकता है? उसको कुछ दिन और ट्राई करने दे सकता है या डायरेक्ट विघटन कर देगा कि चलो सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये जो विघटन की जो होगी ये भी उनका दिमाग, उनका विवेकाधीन शक्ति ही है। विघटन, मंत्री परिषद का विघटन, तो इस तरीके इसके विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए आज की इस वीडियो में हम लोग, थोड़ा वीडियो हो सके लंबा बन गया होगा, आज की इस वीडियो में, संपूर्ण वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में चर्चा किए। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल कौन बन सकते हैं, राज्यपाल कितने साल तक रह सकते हैं, राज्यपाल क्या एक राज्य से या एक से अधिक राज्यों का बन सकता है कि नहीं। उसके बाद राज्यपाल की शक्तियाँ बारे में पढ़े। शक्तियों में हम लोग कार्यपालिका, कार्यकारी शक्ति देखे, विधायी शक्ति देखे, वित्तीय शक्ति देखे, उसके बाद न्यायिक शक्ति देखे, फिर विवेकाधीन शक्ति देखे। और इस तरीके से जो राज्यपाल से संबंधित जो भी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जैसा है कमेंट जरूर बताइएगा कि सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।